अभी हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आ रही है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी पॉइंट पे मैं आपको बात कर लेता हूं। जैसे फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये चीज क्लियर थी हमारी। तो क्या यहां पे मैं एग्जैक्टली I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बताओ, V अपॉन आर। इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, एक इससे दो पॉइंट्स आपको पता चली। पहला पॉइंट हम बात करेंगे, जो करंट है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। ये मैं लिख सकता हूं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सीधा सीधा मैं लिखता हूं वोल्टेज, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ, अगर मैं वोल्टेज को डबल तो करंट आल्सो डबल। ये पॉइंट मैं नोट नहीं करूंगा, बस दिमाग में रखना। अगर मैं वोल्टेज को डबल करूंगा तो करंट भी क्या होगा, डबल होगा, डेफिनेटली डबल होगा। अगर मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूं तो आई भी क्या होगा, कम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले मैंने बात की। दूसरा हम बात करें, जो आई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, बताओ, आर के। तो मैं ये भी पॉइंट लिख सकता हूं, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसी के बाद रेजिस्टेंस पे हम बात करेंगे, तो ठीक है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, अब इसका ये मतलब अगर मैं इसको डबल करूंगा तो करंट हाफ हो जाएगा, अगर इसको मैं हाफ करूंगा तो करंट क्या होगा, डबल होगा, जस्ट अपोजिट, ध्यान देना। रेजिस्टेंस हाफ, ये डबल, रेजिस्टेंस डबल, ये हाफ। रिलेटिव क्वेश्चंस बात करूंगा अच्छे से, इसको और समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। पहला वोल्टेज, जो कि मैंने पहले लिख लिया, और दूसरा आपका रेजिस्टेंस, इस पर डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस। वोल्टेज के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, अब हम बात करेंगे वही रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है, क्योंकि इस पे रिलेटिव क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फार्मूले जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस समझते हैं। लेट अस कंसीडर, मान लेता हूं मैं एक कंडक्टर लेता हूं, क्या लेता हूं, एक कंडक्टर। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं वन एंड टू अनदर, ये तो आप सबको पता है। तो मान लो अगर मैं वायर से इसको कनेक्ट किया हूं, यहां बैटरी भी लगा दिया हूं, तो अब यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन एंड से क्या करेंगे, निकलेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंटर भी करेंगे, कहां पर, सेकेंड एंड, अनदर एंड। पहली चीज ये तो आपको पता है। अब मेरे को बताओ, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो अकेला इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, जैसा तो ये इलेक्ट्रॉन जब वन एंड से अनदर एंड पर मूव करते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब इनके बीच कोलिजन होता है, वन अनदर मतलब वन टू ईच अदर, एक दूसरे के बीच, तो उससे क्या होती है, करंट क्या होती है, अपोज हो जाती है, थोड़ी सी करंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितने ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा कोलिजन होंगे। या ऐसा समझ लीजिए कि ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये कहां से निकले होंगे, है ना भाई, छोटे छोटे एटम हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो उनके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या उसके पास ये प्रोबेबिलिटी नहीं वो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, तो वो भी तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेने की। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो उसको क्या करेगा, फिर खींचना चाहेगा, लेना चाहेगा, तो ये उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये जो अपोज हो रहा है कंडक्टर में, अपोज जो हो रहा है कंडक्टर में, कब, जब करंट वहां पे फ्लो हो रही है, जब करंट जा रही है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं बात कर रहा हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to oppose to
अपोज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं बताओ, करंट, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो लेकिन पहली बात हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, आपको फार्मूला पता था, V इज इक्वल टू क्या था, I इंटू आर, ठीक है, जहां पे मैंने R इज इक्वल टू आपको बताया V अपान क्या होता है, I होता है। अब SI यूनिट की मैं बात करूं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। इस तरह हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओम। ये हमारा क्या है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन किसका, रेजिस्टेंस का। तो इसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं और लिख भी देते हैं, या तो ऐसा बना देंगे या फिर OHM लिख देंगे, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक SI यूनिट भी आपको इसकी समझ। अब रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था ओम्स लॉ वाले लेक्चर में स्टार्टिंग। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये अब हम देखेंगे, ठीक है। इसको इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आपने क्या पढ़ा, हमने बताया था ना किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज directly proportional to length of conductor, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये, अगर मैं एक वायर अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, कंडक्टर जो भी हमारा है, जितना ज्यादा उसका लेंथ होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस। धीरे धीरे उसकी करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट पर लिखूंगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये पहला स्टेटमेंट। अब इसका ये मतलब है, लेंथ अगर मैं डबल करूंगा तो आपकी क्या डबल होगी बताओ मुझे, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल। ये चीज समझते रहना, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल देन आल्सो डबल द रेजिस्टेंस, ये पॉइंट दिमाग में रखना। दूसरा पॉइंट में लिखूं कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ध्यान देना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ध्यान से समझो कि एरिया के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ा दिया आपने तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ मुझे, कम हो जाएगी। अब आप सोचो, आपके घर में जो लाइट्स आती है, आपने केबल के थ्रू लाया होगा ट्रांसफार्मर से, यस आर नो? उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, ऐसा क्यों रखा है? हम क्यों छोटे वायर से नहीं ला सकते क्या? क्यों हम केबल यूज करते, उसका रीजन समझ रहे हो? यही रीजन है, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम होगा, मैक्सिमम करंट आपके घर में आएगी। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते, केबल यूज करते। और घरों में हम लोग क्या यूज करते बताओ, छोटे छोटे वायर यूज करते, है ना। तो यही सबसे बड़ा फर्क है। तो एरिया हमने उसका बढ़ा दिया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा समझो, अगर मैं एरिया डबल कर दूं, सोचो भी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। अगर एरिया में हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल। रिलेटिव क्वेश्चंस बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए बस ये समझो, एरिया डबल, रेजिस्टेंस हाफ। अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब समझो, यहां पे एक और पॉइंट समझाता हूं। लेट अ कंसीडर, मान लो, क्योंकि अगर मैं मान रहा हूं कोई भी कंडक्टर है भाई, कोई भी कंडक्टर है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर उस कंडक्टर की रेडियस भी बदल दी जाए, अगर रेडियस भी मैं क्या करूं, चेंज करूं,
तो उससे भी आपकी रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा समझते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं ना, आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, या फिर मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूं, एरिया इज इक्वल टू पाई। आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? अरे डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो आर इज इक्वल टू डी बाई क्यू, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो बताओ यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? डी बाई 2 का स्क्वायर, या फिर a इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये भी मैं लिख सकता हूं। तो एक रिलेशन यहां पे अगर मैं ये भी लिखूं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपान पाई डी स्क्वायर बाई 4, 4 क्या चला जाएगा ऊपर, तो मैं लिखूंगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 अपान पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप रेडियस हाफ कर दिए, अगर रेडियस हमने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम इंक्रीज करेगी? 2 टाइम्स इंक्रीज करेगी या 4 टाइम्स इंक्रीज करेगी। अब इस पे क्वेश्चन हम अभी जस्ट इसके बाद हम समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पहले तो ये समझ में आएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसे इक्वेशन हम क्या मान लेंगे? सेकंड मान। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है? रेजिस्टेंस के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, ओके, यही भी समझाता हूं। ठीक है, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो आगे भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आई थिंक थोड़ा सा डाउट होगा, वो आसान मैं अभी कर देता हूं, बहुत आसान कर देता हूं। ठीक है, देखो समझो, अब मेरे को ये हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो इक्वेशन हमने फर्स्ट एंड सेकंड माना था, तो अब हमें क्या मिल जाएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, यहां पे एक नई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फिर आएगी। तो जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाते हो, ठीक है, मैं हटा दे रहा हूं, तो R इज इक्वल टू यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो L अपॉन ए। अब रो क्या है अभी बात करेंगे। तो रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, या फिर इसे एक और नाम से हम जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस छोटी टॉपिक है, इसको क्लियर करेंगे भी इसके जस्ट बात तुरंत। ठीक है, तो फार्मूला क्या निकल के आ गया? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी, या फिर इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब हमारा क्लियर हो गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब समझना, लेट अस कंसीडर एक क्वेश्चन समझाता हूं। मान लो, सपोज कर लो, एक कंडक्टर, क्या है? एक कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है आपके पास? L। क्या लेंथ है आपकी? L लेंथ। अब इसकी डायामीटर पहले हमने मान ली कितनी थी? D। क्या डायामीटर थी? D थी। और सेकंड कंडीशन में हमने लेंथ तो सही रखी, लेकिन डायामीटर मैंने क्या कर दिया? 2 टाइम्स मैंने इंक्रीज कर दिया। लेंथ अभी क्या है आपका? वही सेम का सेम। अब समझना, तो मैंने आपको एरिया इज इक्वल टू डायमीटर के लिए फार्मूला मैंने बताया था, एरिया इज इक्वल टू क्या आया था बताओ मुझे? पाई डी स्क्वायर बाई 4 आया था। क्लियर? अगर रेडियस देता तो हम क्या यूज करते? सिर्फ पाई आर स्क्वायर यूज करते। अब दिमाग लगाना, सीधा हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे? रो एल अपॉन एरिया की जगह पे हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, ऊपर क्या चला जाएगा आपका? चला जाएगा। ठीक है, अब समझिए, ये तो पहली कंडीशन। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन के लिए जब आपका लेंथ क्या है? L एंड डायमीटर क्या है? D, उसके लिए जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो रो L अपॉन क्या आएगी? पाई डी स्क्वायर आएगी। यस आर नो? पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन की जब मैं बात करूं, जब लेंथ आपका L ही है लेकिन D किसके बराबर हो जाए? D बाई 2 की, जो D डायज है वो बराबर हो जाए किसके? D। अच्छा 2D, क्या हाफ नहीं किया, 2 टाइम्स इसने क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया। अब बताओ, जहां आपने D यूज किया था अब क्या हो जाएगा? वहां पे 2D हो जाएगा। अब बताओ
आर डैश कितना होगा, मतलब यहां पे मैंने इसको भी मान लिया एल डैश इज इक्वल टू एलसीएम, आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपान पाई डी के जगह पे क्या हो जाएगा 2d, क्या हो जाएगा 2d। अब 2d का मतलब समझ लो कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यस आ तो आर डैश कितना आएगा बताओ मुझे 4 तो कट गया, रो एल अपान पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये वाली वैल्यू किसकी आएगी बताओ मुझे, ये वाली वैल्यू किसकी आर डैश की है, यहां पे पुट कर दो तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 आर डैश, तो मैं आर डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 4 को ट्रांसफर करो आर बाई 4। अब समझो कि अगर मैंने डायामीटर 2 टाइम्स बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स घट गया पहले के अकॉर्डिंग 4 टाइम्स घट गया 1/4 टाइम। अब समझना अगर मैं डायामीटर 3 टाइम्स बढ़ा दूंगा तो कितने टाइम रेजिस्टेंस घटेगा बताओ मुझे, आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बाई 9 हो जाएगा। अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो कितना हो जाएगा बताओ आर बाई 16 टाइम्स, 1/16 टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो ये फार्मूले का हम यूज कर लेंगे और आसानी से इसको क्या कर लेंगे सॉल्व। अब समझो रेडियस की कहानी मुझे बताओ क्या होगा, रेडियस में क्या होगा अगर रेडियस को मैंने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो समझने के लिए, ठीक है हो गया होगा, ठीक है फिर से समझाता हूं। तो अभी रिलेटिव क्वेश्चंस भी इसको समझाऊंगा, फिलहाल के लिए बस ये समझा रहा हूं कि इसको कैसे करेंगे, अभी बस समझ लो फिर नेक्स्ट भी जो हमारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वाली लेक्चर आएगी उसमें हम क्लियर करेंगे। इरेज करता हूं इसको। अब मान लो ये तो डायमीटर के लिए हो गया, अब अगर मैं मान लूं कि हमने रेडियस को इंक्रीज किया डिक्रीज किया तब क्या होगा, कहानी वही है, ठीक है आर इज इक्वल टू रो एल अपान इस बार फार्मूला क्या यूज करूंगा पाई आर स्क्वायर, इसके लिए इस बार क्या यूज करूंगा आर इज इक्वल टू रो एल अपान पाई आर स्क्वायर। मान लो कोई कंडक्टर जिसकी लेंथ एल थी, ठीक है और जो आपका एरिया था वो कितना था पाई आर स्क्वायर। आपने दूसरे केस में क्या कर दिया कि भाई आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है कितना टाइम इंक्रीज कर दिया भाई 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो एरिया बढ़ के कितना हो जाएगा बताओ, ए डैश कितना हो जाएगा बताओ भाई आर के जगह पे 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन में जब हमने आर डैश इज इक्वल टू क्या कर दिया 2r कर दिया और इसके पहले r था, रेडियस क्या थी आपकी r, यहाँ पे रेडियस क्या हो गई 2r। तो इन केस फर्स्ट केस में क्या होगा क्वेश्चन बाद में बताएंगे, अभी बस समझा रहा हूं इसलिए नोट नहीं कर रहा हूं बस समझिए। तो फर्स्ट केस में मुझे बताओ क्या होगा, यही फार्मूला रहेगा आर इज इक्वल टू रो एल अपान पाई आर स्क्वायर। सेकेंड केस में क्या होगा बताओ आर डैश जो होगा वो कितना होगा बताओ मुझे, भाई रो भी सेम एल भी सेम पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर क्या है यहाँ पे 2r हो गया, ये हो जाएगा कितना 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसको डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो ये देखो कंपेयर कर लो, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये वाली 4 को हटा दो इसके बराबर होगी आर की, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4, यस आर नो। अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं रेडियस तब भी वो कितना रेजिस्टेंस घट रहा है 4 टाइम्स 1/4 टाइम्स। इसी तरह अगर 3 टाइम्स भी रेजिस्टेंस भी आप बढ़ाएंगे तो 1/3 टाइम 9 टाइम्स, 4 टाइम्स अगर आप बढ़ा देंगे तो 1/16 टाइम, ठीक है। अब लेकिन एक क्वेश्चन ये कि अगर मैंने रेडियस को डिक्रीज कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो इसी के जगह मैंने r/2 कर दिया, तब क्या हो जाएगा उतना कितना 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो कैसे समझो, यही केस बदल जाएगा, ये केस थोड़ा सा बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा बताओ आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो एल अपान, अब आर डैश की जगह पे क्या पुट करूंगा r/2, तो पाई r/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा बताओ रो एल अपान पाई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपान पाई आर स्क्वायर। अब बताओ रो एल अपान पाई आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है आर की वैल्यू है, तो आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा।
अब आपको समझ में आया ना, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो रेडियस और डायमीटर में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट कर लो, ठीक है। अभी इस पे हमने बताया फिर से कि क्वेश्चन में कराऊंगा, तो जनरली बस समझाने के लिए ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, तो इसका स्क्रीनशॉट या जो समझने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। नोट्स करना होगा तो नोट भी कर लीजिएगा। अब मैं बात करूं, ये जो टॉपिक्स आपकी आई थी, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट, रो, इस पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं, फिर अपना लेक्चर में क्या करूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा, ठीक है। रेज कर दें, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी पे, मैं बात कर लेता हूं रेजिस्टिविटी क्या है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमने समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नहीं मतलब जो कंफ्यूजन होते हैं वो जनरली मैंने समझा भी दिया। तो अब मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टिविटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी है क्या, अब हमने एज वी नो दैट, ठीक है, अभी पिछले क्लासेस में हमने जाना है, क्या जाना बताओ मुझे, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए, ठीक है। जहां पे रो को हमने क्या नाम दिया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कहा जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब समझना, हाउ टू डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा समझें। तो रो को डिफाइन करने के लिए हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं लेंथ ले लेता हूं कितना, इफ मतलब लेट अ कंसीडर, ऐसा मैं मान लेता हूं, लेट अ कंसीडर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्या मान लिया, हमने जो लेंथ भी माना कितना, यूनिट लेंथ का मतलब समझ रहे हो, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। तो एरिया भी मैं कितना लूंगा बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही लूंगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर, और हम एरिया भी क्या लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं एल और ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूं, वैल्यू ऑफ एल एंड ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बताओ क्या होगा, बताइए। एग्जैक्टली हो जाएगा R इज इक्वल टू रो, इन सब की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रो। अब यही तो मैं ये डिफाइन करना चाह रहा हूं, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैव यूनिट लेंथ and unit area of cross section which is known as specific resistance। मतलब इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस ही होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। कब, जब आपकी जो लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो, यूनिट हो मतलब 1 हो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो आपका 1। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं यूनिट, किसकी यूनिट में मैं बात कर लूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट कैसे हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको ये पता है R इज इक्वल टू क्या है, रो एल अपान ए, आपको पता है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो एल अपान ए होता है। तो अब बताओ रो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, R, ए इधर जाएगा, एक एल नीचे आ जाएगा, तो आर ए अपन क्या हो जाएगा एल। सबकी यूनिट पुट करेंगे, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बताओ मुझे, ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो एग्जैक्टली क्या बचेगा बताओ, ओम मीटर। तो रो की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है, किसकी, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर यूनिट होती है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया। अब इसके कुछ फैक्टर्स हम देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। हो गया होगा आई थिंक, ठीक। देखिए इसको इरेज करता हूं मैं,
अब मैं बात करूं थोड़ा सा किस पे, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। जैसे आपने ये देखा कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड। यहां ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन किस पर, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, length of conductor and area of cross section, area of cross section of conductor, ना तो section of conductor, ध्यान से सुनना, ना तो ये एरिया पे डिपेंड करता है ना ही ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, बट इट्स depend upon nature of material and also temperature ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने कहा लेट अ कंसीडर 1 meter of copper wire and also 2 meter of copper wire, मतलब दो हमने कॉपर वायर लिया और एक लिया 1 मीटर ऑफ कॉपर वायर लिया, दूसरा 2 मीटर ऑफ कॉपर वायर लिया। तो पहले तो चीज ये समझो, इसमें मैंने क्या इंक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज किया। रेजिस्टेंस तो इंक्रीज कर जाएगा बट रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगी, बिकॉज इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब कि 1 मीटर वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वही रेजिस्टिविटी 2 मीटर वायर की भी होगी। हाँ समझा, मैंने कहा रेजिस्टिविटी, यहां पे आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ मटेरियल, सो we can say that resistivity are same for both, दोनों के लिए जो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं इसकी एरिया भी बढ़ा दूं, दोनों की एरिया बढ़ा दूं तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क तभी पड़ेगा अगर 1 मीटर का कॉपर वायर हो तो 1 मीटर का हमने एल्यूमिनियम वायर ले लिया, तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगी। जैसे एलॉय की अलग होगी और आपकी जो मेटल की होगी उसकी अलग होगी और कंडक्टर इंसुलेटर उसकी भी क्या होगी, अलग। ध्यान देना, रेजिस्टिविटी जो होती है मच ग्रेटर देन मेटल्स ऑफ, ऐसा समझो कि जो रेजिस्टिविटी होती है, अच्छा रेजिस्टिविटी है क्या, जो करंट को अपोज ही कर रहा है, यही समझना, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, मेटल्स की ज्यादा होगी या नॉन मेटल्स की ज्यादा होगी या मेटलॉइड्स की ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी, नॉन मेटल्स की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, नॉन मेटल की ज्यादा होगी। तो इसको इरेज करो, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे छोटी सी पॉइंट वायर है उसको नोट करा देता हूं, बस ये टॉपिक यहीं पे खत्म करो, ठीक है। आई थिंक ले लिया होगा आपने, ठीक, समझो। तो मैंने ये जो पॉइंट अभी लिखा, ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल,
ठीक है। तो अब वही समझो, मैंने कहा कि अब मैंने मटेरियल की बात करी तो एक मेटल्स है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, और नॉन मेटल्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इन पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, या पुअर कंडक्टर भी कहा जाता है। तो मैंने कहा अ गुड कंडक्टर, ये पॉइंट नोट करेंगे, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। इसकी क्या होती है रेजिस्टिविटी, काफी कम होती है, बहुत कम होती है। पॉइंट डाल के हम नोट करेंगे, ठीक है। उसी में दूसरा पॉइंट, अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर मतलब समझ रहे हो, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। समझ में आएगा नहीं समझ में? तो जो गुड कंडक्टर होंगे मतलब मेटल्स जितने होंगे उनकी रेजिस्टिविटी काफी कम होगी, और जो आपके बैड कंडक्टर होंगे उसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होगी। जैसे वुड वगैरह की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर ये क्या है, अच्छे मेटल्स हैं, ठीक है। और जो आपके बैड कंडक्टर हैं वो सारे के सारे जो उनकी रेजिस्टिविटी होगी वो काफी हाई होगी। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, नोट में ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है। पिछली क्लासेस में मैंने को बता देना चाहिए था कि जो रेजिस्टेंस होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। याद रखना, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन does not depend upon potential difference, potential difference across the end of conductor, across the end of कंडक्टर, ठीक है। ये पॉइंट एक नंबर में पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर वो डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल में बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो तो रेजिस्टेंस हमेशा तब भी क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन करंट की वैल्यू को बढ़ाने घटाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, या रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और, कि जो रेजिस्टिविटी देखो, जो एलॉय होते हैं हमारे पास, जो एलॉय होते हैं, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे फिर जो हम लोग यूज करते हैं टंगस्टन का वायर, ठीक है, जैसे हीटिंग वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, प्रेस में जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या एलॉय, तो एलॉय की जो रेजिस्टिव होती है बहुत ज्यादा होती एज कंपेयर टू प्योर मेटल। ये पॉइंट मैं तीसरा यहाँ पे नोट कर लेता हूं, ठीक है। क्या, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, द resistivity of alloy much higher, much higher than प्योर मेटल, ठीक है। प्योर मेटल से ज्यादा इनकी रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए इनको हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। अब हीटिंग एलिमेंट में जितने भी वायर हम यूज करते हैं वो किसकी यूज करते हैं, एलॉय की यूज करते हैं, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, और इनका जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 3000 समथिंग होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट सभी को समझ में आ गई होगी। रेजिस्टिविटी पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर।